Hello, my dear students. This is Kumar Yadvinder Kaur, Physics Faculty Civil Staff. So, what we are going to do today? We are going to do the previous question paper. And in this question paper, we are going to discuss the physics questions that are asked. And I believe that all of you are ready for it. So, we already have a batch which is ongoing. And in that batch, we have covered almost like 50% of the syllabus. And that is going to cover in this, and all those students who are watching this, they will discover that the material that they are getting, that is up to the alignment of the question paper 2020, and you will see कि maximum questions, maximum concepts जो हैं और जो टॉपिक्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि हम कर रहे हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. So our first question is, pressure gradient has the same dimensions as that of, right? सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि pressure gradient होता क्या है. जब आपके पास पीछे क्या लग जाए, gradient लग जाए. gradient का मतलब है divide by length, और ऊपर क्या आ जाएगा, pressure, right? So that means आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो यूनिट आएगी, ठीक है, वो आएगी प्रेशर अपॉन लेंथ. यूनिट क्या आएगी, पास्कल अपॉन मीटर, पास्कल पर मीटर, राइट? अब उन्होंने पूछा है डायमेंशन. डायमेंशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट? बट एक ना छोटी सी ट्रिक भी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. तो हमें इतना मालूम है कि जो प्रेशर है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. सो यू डोंट रियली नीड टू फाइंड सम ऑफ द थिंग्स. अब देखो यहाँ पर है एनर्जी ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट मतलब लेंथ तो आएगी ही आएगी, राइट? अब एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द वर्क डन. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया है तो ये मैच नहीं कर रहा है. वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा, राइट? अब आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल भी, पोटेंशियल क्या होता है, आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब करंट आ गया, करंट तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, दैट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट? तो ये इंक्लूड नहीं होगी. सो दैट मींस इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, एंड ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. इन आवर ऑनगोइंग क्लासेस हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि बिल्कुल ऐसा ही था, प्रेशर ग्रेडियंट का. हमने वहां पर क्या डिस्कस किया था, यूनिट्स के बेस पे, राइट? तो अब सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे जो टॉपिक्स हैं, जो चीजें हैं, वो कैसे लिंक्ड है. यूनिट्स, डायमेंशंस, कुछ भी पूछ सकते हैं. जो हेड हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये सारी क्या है, ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, राइट? प्रेशर ग्रेडियंट को यूजुअली बच्चे प्रेशर ही समझ लेते हैं, बट इट इज प्रेशर अपॉन लेंथ, राइट? सो दैट वाज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आंसर फॉर दिस इज डी, विच इज नन ऑफ दी. Then comes the second question, and second question is, two bodies are thrown up with initial velocity. Okay, दो bodies हैं, दोनों को हमने initial velocity के साथ किया, ऊपर को गिरा, और initial velocity जो है उनकी रेशियो हमें दे दी है, right? Now they are asking for the maximum height. अब ये जो maximum height का ये जो word है ना, इसी से आती हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है. कैसे? क्योंकि जब हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है और रिटर्न होती है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है ना वो जीरो हो जाती है. तो अगर इनिशियल वेलोसिटी की हमें रेशियो दी हुई है, तो दैट मींस जो फाइनल वेलोसिटी है, या वेलोसिटीज कहूं दोनों बॉडीज के लिए, वो क्या होगी, जीरो होगी, राइट? तो अगर हमें रेशियो निकालनी है हाइट की, तो कैसे निकालेंगे? अगर ये केस है हमारे पास, तो हम लोग सिंपल जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उनको यूज करेंगे. हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, राइट? तीन इक्वेशंस होती हैं हमारे पास. फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि हमारे पास ये क्वेश्चंस होती हैं, इसके साथ एक और भी होती है, राइट? अगर हमारी जो बॉडी है
वो वर्टिकल मोशन में है, देन हम लोग ए की जगह जी को ले लेते हैं। अगर वो बॉडी नीचे आ रही है तो वो पॉजिटिव होती है, अगर ऊपर जा रही है तो जी नेगेटिव होती है, राइट। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको ये भी सिखाया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन को यूज करना है, राइट। अब यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी की रेशियो हमें गिवन है, जो हाइट है मतलब जो एस है ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट में क्या है, एस है ही नहीं, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। तो अब हमारे पास रहेगी ये दो इक्वेशन, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन बट यहाँ पर क्या है, अभी एस एस तो है बट यहाँ पर टी भी है साथ में, राइट। तो टी हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये इक्वेशन भी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ रहेगी ये थर्ड इक्वेशन, राइट। तो हम इसे यूज करेंगे, और जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अब आ गया वी स्क्वायर जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है, तो फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए एस में, राइट, रिलेशन चाहिए हमें एस में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, राइट, या फिर s बन गया हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2a। हमें चाहिए रेशियो दोनों की, राइट, तो ये आ जाएगा s1 अपॉन s2, तो ये आ जाएगा माइनस u1 स्क्वायर अपॉन 2a माइनस u2 स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब यहाँ पर 2a कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो वी हैव रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। अब u1 और u2 दिए हुए हैं 2:5, राइट, सो दैट मीन्स 2 अपॉन 5 स्क्वायर, so we get 4 upon 25, that means v1 s1 ratio s2 is equals to 4 ratio 25. I hope this answer is clear to everyone. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 ratio 25, that is option number D. देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। बट अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कैसे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, देन यू विल स्ट्रक, राइट, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। फिर आप देखोगे कि अच्छा हाँ बाकी के यूज करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर जाके इस पे आओगे, अब इस पे आओगे तो भी टाइम वेस्ट करोगे, अगर आपको यही नहीं मालूम कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या करना है, ठीक है। आप देखोगे कि अच्छा हमें एक्सेलरेशन की भी वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, रेशियो में कैंसिल हो जाती है चीजें, जो चीज कांस्टेंट है वो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ u1 अपॉन u2 बचा, जो हमें चाहिए था, हमें दिया है, उसको यूज करके हमने आंसर निकाल लिया अपना। इजी क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बुलेट लूजेस 1/20th of its velocity after penetrating a plank. How many planks are required to stop the bullet? Right? तो सबसे पहले तो अगर 1/20th इज लॉस्ट, तो 19/20th तो बची है ना, तो हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन, सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस हाफ m। अब v क्या है, 1/20th इज लॉस्ट, सो 19/20th इज remaining, so 19v/20 square is equals to work done. Work done is force into displacement, right? अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, राइट। अब उसने कहा कि कितने प्लैंक्स चाहिए ताकि वो बुलेट को रोक सके, राइट, तो हमने ले लिया कि चलो n नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए ताकि बुलेट रुक जाए, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू f क्रॉस n। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं, ये है n, राइट। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी n/d, राइट।
नाउ व्हाट डू वी गेट? अब सारी चीजें अगर आप देखो तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. So we will be left with 1 upon 1 minus 19 square upon 20 square. So we are left with the 1 upon 1 minus 19 upon 20 square is equals to n. So we get 400 upon 400 minus 19 square. Solve this and tell me what do you get. You will get around 10 point something. So it's 361 here. And after solving you get n is equals to 10.25. So that means now the answer that you have to choose, that should be closer to 10.25. So answer you can tick, that is B. Right? So almost you can also, if you get 11 option, you have to choose that. So the value which is closer. Right? So what we have done, हमने क्या यूज किया? हमने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया. Okay, so now the ceiling of a hall is 25 meter. What is the maximum distance by which ball can be thrown inside the hall? Okay, so ceiling दी हुई है, so that means height दी हुई है maximum to be 25 meter. Now they are saying कि हमें बॉल को किस मतलब कैसे घेरे कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए हमारा इनसाइड दी हॉल. राइट? तो सबसे पहले जो मैक्सिमम चीज दी है उसको फाइंड आउट करो. तो हमें एच मैक्स दिया हुआ है विच इज यू स्क्वायर अपॉन 2g. तो यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2 इंटू 10 इंटू 25. तो वी गेट 500 वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर. बट उन्होंने पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज द रेंज. तो आई होप सबको रेंज का फॉर्मूला भी याद होगा. रेंज इज double of it, that means u square upon g. अब u square की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 500, राइट? और g की वैल्यू है 10. सिंपली कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 50 मीटर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है. देखो ध्यान से, सारी वैल्यूज हमें गिवन है ऑलरेडी. हमें सीलिंग दी हुई है हॉल की, राइट? और इस हॉल की जो सीलिंग है उसकी मतलब जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज गिवन टू बी 25 मीटर्स. और उसने पूछा कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ जब हम बॉल को घेरेंगे और वो उसका हॉल को कवर कर ले. राइट? तो इसको निकाल के हमने इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लिया. देन आर मैक्स का फॉर्मूला था, उसमें वैल्यू पुट की, आंसर. कुछ भी नहीं किया, दोनों फॉर्मूला इस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं. किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें. तो ये क्वेश्चन है बेसिकली प्रोजेक्टाइल का. The next question is that a force of 12 Newton and 8 Newton act upon body. The resultant will have the maximum value. So we have to find the maximum value of the force. अब दो तरीके हैं, ये भी मैंने क्लास में बहुत बारी डिस्कस किया है कि अगर आप दोनों फोर्स क्या है सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वो एड अप होती हैं. दिस विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू. बट ये दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन दिस विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू. हमें पूछी गई है मैक्सिमम, so that means we are going to get them in the same direction. Same direction में they get simply add up, right? Simply add up करना है. So it will get 12 plus 8, so we get 20 newtons. So 20 newton is the right answer for the maximum force on a body. अगर आप सपोज इन्होंने मैक्सिमम ना पूछ के मिनिमम पूछा होता तो उसमें आप क्या करते? 12 माइनस 8 करते तो आपके पास आता 4 न्यूटन. तो ये था आपकी मिनिमम के लिए वैल्यू. आई होप एवरीवन इज विद मी टिल हियर. So the next question is
two bodies of masses m and 4m, they are moving with equal kinetic energies, the ratio of their linear momentum, ये फॉर्मूला भी क्लास में डिस्कस हुआ है, आई होप सबको ये याद हो, and the formula or the relation is given as P is equals to 2MEK under root, or EK is equals to P square upon 2. आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला याद है, इट विल वर्क. ठीक है, अब उन्होंने पूछा लीनियर मोमेंटम का, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो दैट मीन्स हमें रेशियो बतानी है अगर मासेस ये गिवन हो, तो P1 अपॉन P2. P1 क्या आ जाएगा, पहले उन्होंने दिया हुआ है m मास दिया हुआ है, सो m ही रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी उन्होंने बोला सेम है, तो EK रहेगा. अब वो कह रहे हैं 2 ऐसी ही है, लेकिन जो m2 है दैट इज 4 है, और EK सेम है. अब देखो 2 कैंसिल, EK कैंसिल, m कैंसिल, so we are left with P1 upon P2 is equals to 1 upon under root of 4, which is 1 upon 2. So option B is the right answer here. This is the ratio of their linear momenta, right? Now the next question is physical independence of force is a consequence of. So physical independence of force, that is because of the first law, which is the inner law of inertia, right? So first law of motion. So option A is going to be the right answer. What does this law of inertia say? That कि अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है, वो रेस्ट पर नहीं आना चाहती. अगर हमारी बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती. ठीक है, अगर वो बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैं सीधी जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं सीधा ही जाऊँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इधर लेके जाए और उधर लेके जाए, या किसी तरीके से कोई भी डायरेक्शन चेंज हो. आई डोंट वांट इट. ठीक है, कोई भी नहीं चाहता. सो वो क्या है, वो हमारा इनर्शिया है, विच इज द फर्स्ट लॉ, एंड दैट शोज द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्स. ओके, so the next question is a motorcyclist doubles its velocity when he is having a turn. तो जब आप एक टर्न ले रहे हो, अगर आपको याद हो क्लास में हमने डिस्कस किया है, राइट, सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70%. सो यहाँ पर अगर आप टर्न ले रहे हो तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और यहाँ पर आउटवर्ड्स लग रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, बराबर है, राइट. सो दैट मीन्स ये जो mv स्क्वायर बाय आर है, ये भी क्या है, mv स्क्वायर बाय आर, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमेशा पेयर में लगती है, अकेली लगती नहीं है. सो फोर्स इज गिवन एज mv स्क्वायर बाय आर, राइट. अब उसने पूछा कि अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी जाए, तो f डैश इज इक्वल्स टू m 2v स्क्वायर अपॉन r, so we get 4 mv स्क्वायर अपॉन r. अब ये क्या है, f, तो f डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स f. तो ये क्या बन गई, ये 4 टाइम्स बन गई. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. देखो ध्यान से, अगर हम कोई टर्न ले रहे हैं, कोई सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, तो वहां पर हमेशा क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी, एंड दैट इज मैग्नीट्यूड में वो क्या होती है, वो बराबर होती हैं. सो अब क्योंकि वो क्या है, बराबर है, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है वो भी क्या है, mv स्क्वायर बाय आर. सो इनिशियली था mv स्क्वायर बाय आर, अब वो कह रहे हैं कि उसकी स्पीड होगी डबल. सो डबल कर दी तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया दैट f डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द फोर्स. सो आई होप यहां तक सबको क्लियर है एंड किसी को कोई डाउट नहीं है. सारे टॉपिक्स इन डिटेल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एंड इन कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे. Then when the kinetic energy of a body is increased by 30%, the momentum of the body is increased by, देखो अभी ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है,
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटा की बात हो रही है, राइट? और हमें मालूम है कि जो हमारा मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मैंने वो हटा के, क्योंकि वो कांस्टेंट थे, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी, ठीक है? डजंट रियली मैटर, आंसर सेम आएगा। अब उन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की है 30%। अब अगर पहले जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो ले लो के है, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 300% इंक्रीज कर दी, तो k प्लस 300/100 इंटू के, तो वी गेट 4k। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 4k, राइट? अब इसको हम लोग इन दोनों वैल्यूज के ऊपर पुट कर सकते हैं। तो जब आप पुट करोगे आपके पास क्या आएगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन अंडर रूट ऑफ 4k, राइट? तो k के कैंसिल हो गया, वी गेट 1/√4। so P1 इज इक्वल्स टू अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1/2। सो आपके पास ये रेशियो आ गई कि P1 1 टाइम्स है तो P2 2 टाइम्स है, राइट? लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये बताना है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, जैसे ये 300% इंक्रीज हुआ था वैसे। सो दैट मीन्स अभी ये जो P2 है, तो ये P2 क्या है, दैट इज P1 प्लस 100% ऑफ P। 100% अगर इंक्रीज करता है, देखो आंसर चेक करना है, बैक सॉल्व करके देखो, तो ये आ जाएगा P2, ये आ जाएगा P1 प्लस, अब ये क्या आएगा दोबारा से, 100/100 is 1, so we get again P. So if you add, you get 2P, that is 2 times of P1, right? So it means हमारा जो मोमेंटम इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है। So 100% means option A is going to be the right answer here. I hope this is clear. इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी फॉर्मूला पे 2 क्वेश्चन आए हैं सेम ही पेपर में। Then an elevator is run by cables at constant speed. So the total work done. So here now the elevator is run. So हमें मालूम है कि work done इस चीज में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। Okay? So we have already discussed this in class. So option C is the correct one. Then a disc is rotating with angular speed omega. If a child sits on it, what is conserved? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा काफी सारे एग्जाम्स में इसको देखा गया है, ठीक है? तो जब ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन आता है तो ये चीजें जो है ना ये चेंज होती है, एंगुलर मोमेंटम जो है ना हमारा वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, तो दिस विल रिमेन सेम या फिर कंजर्व। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के जो रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। Then which of the following interactions is the weakest? तो ये जो टॉपिक है ये अभी कवर करना मालूम है, लेकिन इतना तो हमने अभी तक पता लगा लिया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर है, तो ये भी नहीं होगा, राइट? और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी नहीं होगा। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद ग्रेविटेशनल। अब ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला आंसर है, राइट? क्योंकि हम लोग ज्यादातर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है? एप्पल नीचे गिरते हुए देखते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही आती है, राइट? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में क्या है, मासेस ही मासेस है, मासेस पे क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्टिल इट इज द वीकेस्ट फोर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा वीक है, नहीं, मतलब एज कंपेयर टू दीज थ्री ये वीक है, राइट? इट इज ऑलमोस्ट लाइक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना दैट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल से, राइट? बट स्टिल अब आप देख सकते हो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग देखते हैं कि हाँ यार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये वीक है तो बाकी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट? जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर लगती है, तो ये भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में। तो ये तो अभी हमने डिस्कस करने बाकी है, बट वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस वन सून, राइट? So option A is the correct one. Moving ahead, now the color of the star indicates its,
तो ये टॉपिक भी हमने कवर किया है एंड मैंने ये बताया था कि जो कलर है ना स्टार का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कलर है स्टार का वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, वो हमें देता है इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की। ठीक है, कलर के स्टार के बेस पे हम बता सकते हैं कि अच्छा हाँ कि इस स्टार का जो टेम्परेचर है वो इतना है, इस स्टार का जो टेम्परेचर है वो इतना है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो कलर है ना स्टार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब हमने एस्ट्रोनॉमी या फिर कॉस्मोलॉजी की बात करनी है। So option C is going to be the correct answer here. Then a lift is ascending with g by 3 acceleration. So that means g effective क्या होगी, दोनों का सम हो जाएगा। तो एक तो है g, एक है g effective जिसमें आ जाएगा g plus g upon 3 which is 4g upon 3, right? Now it's saying what will be the time period. So time period का फॉर्मूला क्या है, t is equals to 2 pi under root l upon g. अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है कि हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ द लिफ्ट इज t. ओके, सो वी नीड टू टेक द वैल्यू नाउ। ठीक है, हमने t1 t2 लेंगे और t2 का रिलेशन देखना है t1 के साथ कि हमारे पास क्या आ रहा है। बेसिकली वो t1 क्या है, वो t ही है, राइट? या फिर आप t डैश और t भी ले सकते हो। तो हमारे पास एक टाइम पर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई l अपॉन जी, टी डैश ले लेंगे 2 पाई सेम रहेगा, अंडर रूट एल हमारा सेम है, जी इफेक्टिव इधर आ जाएगा, तो ये बच गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, अब हमारे पास जी इफेक्टिव क्या है 4g अपॉन 3, राइट? तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों की रेशियो ले लो, टी डैश अपॉन टी, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी अंडर रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब आप देखोगे ये तो सारा कैंसिल ही हो गया, हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट 3 अपॉन 2, so that means t dash is equals to under root 3t upon 2. So option D is the correct option here. I hope ये सबको क्लियर हो। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया विच इज दिस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। Now the next question says a jar has mixture of, okay, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि हाँ यार पता नहीं क्या ही होगा, गैसेस की रेशियो वगैरह दे दी है हमने, है ना, और वो पूछ रहा है कि मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेसिकली जब भी आपके पास मिक्सचर हो ना गैसेस का, तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी आएगी ना वो दोनों की सेम आएगी, जौन सी मर्जी गैस, ठीक है। सो चाहे जितने मर्जी रेशियो में मिक्सचर हो, नहीं डिपेंड करता, आपके पास जो रेशियो आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि उनकी जो मीन काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, राइट? सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। देखा, कई बार हमको लगता है कि यार पता नहीं क्या कुछ सॉल्व करना होगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इजी होता है, फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। Now, if S is stress, Y is Young's modulus. The energy stored per unit volume of a wire is. अब एनर्जी स्टोर्ड की बात हो रही है तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ये वैल्यूज दिया हो, हमको लगता है यार ये फॉर्मूला कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये तो है ही है, ठीक है, ये हाफ भी रहेगा, ठीक है। फिर आ गया स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस भी चाहिए, स्ट्रेस इज एस, एस तो है सभी में, ठीक है, लेकिन स्ट्रेन नहीं चाहिए हमें, हमें स्ट्रेन की जरूरत नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्या है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस वाई। तो ये यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है ये वहीं से आ रहा है, तो वहीं से हमने लिख दिया, तो U इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 2y। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन कितने आसान थे, सारा कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने रिवीजन अच्छे से की है, आपको मालूम है कि कंसेप्ट कैसे लगाने हैं, you are going to pull off your exam really very well, right? Now the next question is, freon is more suitable as a refrigerant
बिकॉज ऑफ, ओके। सो क्लास में जहां तक मुझे याद है हमने ये डिस्कस किया था कि जो फ्रीऑन है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल क्यों है हमने ये डिस्कस नहीं किया था, तो वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये मोस्ट सुटेबल इसलिए है क्योंकि इसकी क्या होती है, स्मॉल स्पेसिफिक हीट होती है। इसे लार्ज लेटेंट हीट चाहिए होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए होता है, बट स्पेसिफिक हीट इसे क्या चाहिए होती है, स्मॉल। सो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज। अब कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें चाहिए अपने रेफ्रिजरेंट में। सबसे पहला, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट चाहिए लिक्विड की, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए वेपर की। ठीक है, बेसिकली ये हमें चाहिए। ठीक है, जो दो मेन पॉइंट है ना किसी भी रेफ्रिजरेटर के लिए, तो आपको उसके लिए देखने हैं ये दो पॉइंट। ठीक है, एक तो है लेटेंट हीट, दूसरा है स्पेसिफिक हीट। तो हाई लेटेंट हीट चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट चाहिए। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, हाई लेटेंट हीट, लो स्पेसिफिक हीट, ये दो प्रॉपर्टीज चाहिए। ये मेन है, यही आ जाती हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों पे ही ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये याद रखना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये चीज भी हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। ये कौन सा प्रोसेस है? सो यस, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इज against the friction is an irreversible process. Then the coefficient of the thermal conductivity depends on area, thickness, nature of the metal or temperature difference between the two, right? So जो coefficient of thermal conductivity है, so वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, that is the nature of the metal, कि मेटल कौन सी नेचर का है, कौन सा मेटल है, वो सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। उसका एरिया कितना है, थिकनेस कितनी है, उस चीज पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये भी हम क्लास में पढ़ के आए हैं। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, वो रहता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। हमें चाहिए ये वैल्यू मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम तक कब होगी, राइट। अब ये चीजें हैं कांस्टेंट, रहेगी सिर्फ ये एक्स। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब एम्पलीट्यूड आना चाहिए विच इज ए। तो चाहे वो ए की वैल्यू प्लस हो चाहे माइनस हो, ये वैल्यू स्क्वायर ही रहेगी एंड वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी विच इज प्लस माइनस ए। फॉर्मूला नोट कर सकते हो आप लोग। आई होप अब तक सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, राइट, एंड एवरीवन इज लाइकिंग द सेशन। देन विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। अगर आपको नहीं भी मालूम ना क्या है, ये जो वर्ड सोनो है ना, इसी से आपको पता लग जाना चाहिए दैट इट इज साउंड। सोनो हमेशा साउंड के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो सोनोग्राफी के लिए साउंड वेव्स यूज होती हैं। देन यूनिट ऑफ स्टीफान्स कांस्टेंट। ओके, सो स्टीफान्स कांस्टेंट के लिए सबसे पहले तो स्टीफान्स कहता क्या था, वो कह रहा है कि जितनी एनर्जी हमारी पर यूनिट टाइम एमिट हो रही है, राइट, दैट इज एक्चुअली per unit area which is that actually is equals to or proportional to t raised to power 4 times। तो हमने क्या किया, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो ये चीज भी हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा T4। अब यहाँ पर ये जो हमने ये डाला ना, ये क्या है, दिस इज स्टीफान्स कांस्टेंट। अब उन्होंने क्या पूछा कि स्टीफान्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है। अब उसकी यूनिट के लिए ध्यान दो, एनर्जी अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टी क्या होता है, वो होती है पावर।
ठीक है, तो हमारे पास ये जो सिग्मा आया वो आ गया हमारे पास, इट्स लाइक पावर अपॉन एरिया इंटू टी रेज टू पावर 4। तो पावर के लिए यूनिट है वॉट, एरिया के लिए क्या है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस विच इज मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए क्या है, केल्विन, तो K4। तो इट मीन्स वी गेट वॉट पर मीटर स्क्वायर K रेज टू पावर 4 एज द यूनिट्स। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। इजी वन। तो ये भी ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया है इन डिटेल। आई होप सबको अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये पढ़ के कि हाँ हर्ष वी आर डूइंग द राइट थिंग, कि हमने जो पढ़ा है वो सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट। जो हमने नोट्स में दिया है, जो हमने क्लास में पढ़ाया है, उसी में से आएगा, राइट। तो ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो विद ऑनेस्टी, आई ऑलवेज से हार्ड वर्क with honesty always pays off, so keep hard working, right? So the next question says that a semiconductor has electron concentration to be, it is 10 raised to power 13 and this is 10 raised to power 12, right? अब देखो कि यहाँ पर पावर ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ द होल्स। सो दैट मीन्स अगर आपके पास इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मतलब कि आपके पास क्या है, एन टाइप है। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स, और उल्टा हो जाएगा पी टाइप पे। पी मतलब पॉजिटिव, मतलब होल्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है होल से, सो इसलिए ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। इजी पीजी, कुछ भी नहीं करना था, चाहे वैल्यू जितनी मर्जी दी हो, पहला एक कंसेप्ट लगा के देखना कि कौन सा लग रहा है। So next question is current carrying loop is placed, so torque does not depend upon, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए ये वाला, ठीक है, NIABN। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये शेप पे कर रहा है, तो ये शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, एरिया पे कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, पर नॉट दी शेप। So option A is the right answer. Torque acting on it does not depend upon the shape of the loop. I hope up to here everything is clear. So the next question is minimum energy required to take out only one electron from the ground state of helium. Okay, जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, ज्यादातर बच्चे को ना ये याद रहता है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये n की जगह पर 2 स्क्वायर कराते हैं, राइट। जबकि ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है। वो ये हीलियम सोच के यहाँ पर कराते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर क्या होता है, गलत। होना क्या था, अगर आपको सही वाला फॉर्मूला याद हो तो दैट इज 13.6 जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अभी इन्होंने पूछी जाए, इन्होंने हीलियम के लिए, पर पूछी ग्राउंड स्टेट के लिए, तो n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तब आपके पास देखो आंसर क्या आएगा। सॉल्व दिस। सो आंसर कम्स आउट टू बी 54.8। अब आप सोचोगे कि ये तो नेगेटिव में आ रहा है, वहां पर पॉजिटिव पे, ऐसा नहीं है। जब हम एनर्जी बाहर निकालने के लिए देखते हैं दैट इज 0 माइनस 54.8 ऐसे आती है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, तो 54.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एंड आपका आंसर अभी आया ऑप्शन नंबर डी विच इज द राइट। Now to get 3 images, one should have plane mirrors at an angle of,
ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपके ये मिरर्स हैं इनको किस एंगल पर रखें ताकि जो हमारी जो इमेजेस है वो कितनी आई, 3 आई। तो उसके लिए आप क्या निकालते हो, 360 डिग्री अपॉन थीटा। ठीक है, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा आपको निकालना है, आपको नहीं मालूम कि ये कितना आया। ठीक है, अब आपकी इमेजेस कितनी आई है, 3। ठीक है, तो आपके पास x माइनस 1 कितना आया, 3। तो x आपके पास कितना आ गया, 4। अब इस 4 को यहाँ पर पुट कर दो। तो जब आपने यहाँ पर पुट किया तो 360 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 4 आ गया, राइट। तो थीटा आ गया 360 डिग्री अपॉन 4। तो ये कितना बन गया, 90। तो एंगल बिटवीन द टू मिरर्स हैज टू बी 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो ये भी हमने डिटेल में, मैंने एक पूरा टेबल दिया है कि कैसे वैल्यूज वेरी करेंगी, कि आपके पास अगर वैल्यू इवन आ रही है या फिर ऑड आ रही है, राइट। Everything is covered in detail. Then, according to Curie's law, magnetic susceptibility of absolute temperature T is proportional to. So, Curie law क्या कहता है कि जो हमारी susceptibility है, that depends inversely upon temperature, right? So that means it will be option A, which is 1 upon T. Now next question says an electric dipole is placed in non-uniform. तो जब यहाँ पर non-uniform electric field हो, ठीक है, तो उसके ऊपर दोनों टॉर्क और फोर्स दोनों लगेंगे। तो ये याद रखना, इसको भी हम क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर कवर करेंगे, विच वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट, राइट। Then the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to axial line. तो ये हमारे पास होती है एक्सियल लाइन और ये होती है हमारी इक्वेटोरियल लाइन, राइट। तो अगर हमारा जो डाइपोल मोमेंट है इधर को, राइट, और इक्वेटोरियल लाइन पे देख रहे हैं तो वैल्यू आती है इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट वही अगर चार्ज के देखते हैं एक्सियल लाइन पे तो वो आती है सेम। सो एक्सियल लाइन पे एंगल है 0 डिग्री, इक्वेटोरियल लाइन पे एंगल है 180 डिग्री, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन हियर, कि एक्सियल में क्या होता है, वो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, दी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी। देन ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन, तो जो ईएमएफ है, वेरी इजी क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल एंड नॉट ऑन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। So it's option C, which is the right answer. Then if the electric current lamp decreases by 5%, then power output decreases by. So इसके लिए फॉर्मूला है P is equals to I square R. तो जब आप देखोगे कि हाँ कि ये क्या है, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो dP अपॉन P will be equals to DI अपॉन आई। अब ये वैल्यू हमें दे दी है कि वो 5% कम हो चुका है ऑलरेडी, तो 2 into 5 is equals to 10%, right? So option B is the right answer, which is 10% here, right? Now the cyclotron frequency when magnetic field is given to be 1 Tesla is, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 28 गीगाहर्ट्ज, राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ पुट करना क्या है, b की वैल्यू 1 टेस्ला। सो हियर इज द फॉर्मूला दैट म्यू इज इक्वल्स टू QB अपॉन 2 पाई m। तो Q की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड B की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड योर आंसर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 28 गीगाहर्ट्ज। आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, B की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 1, बस ये पुट करना है हमें।
इजी क्वेश्चन। नाउ द ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव बट स्मॉलर फॉर। देखो अभी ससेप्टेबिलिटी पे इसी पे हमें क्या आ गए हैं, 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इस यहाँ पर क्या हो रहा है, ससेप्टेबिलिटी जो है हमारी, इसके लिए तो नहीं आएगी, इसके लिए भी नहीं आएगी, तो ये दोनों रह गए। इन दोनों के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट जो पैरामैग्नेटिक है ना, उसके लिए क्या होती है, स्मॉलर होती है, इसके लिए क्या होती है, लार्ज होती है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है दैट इज द राइट वन, कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसके लिए जो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव बट इट इज स्मॉल। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो सेल्फ इंडक्टेंस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमेशा क्या आएगी, वो 0 होएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। सो फॉर स्ट्रेट कंडक्टर इट इज 0। देन वी हैव द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैंने बार बार बोला था कि थ्योरी किसी और ने दी थी, उसको प्रैक्टिकली करके किसी और ने दिखाया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो वो किसने दी थी, वो दी थी मैक्सवेल में, ओके। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, थ्योरी किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर है। सो द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। मतलब ईएम वेव्स की डिस्कवरी से पहले ही मैक्सवेल ने ये बता दिया था कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। वो पूरी की पूरी थ्योरी पहले दे दी और चीज बाद में डिस्कवर हो रही है। सो 60 डिग्री प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2। तो ये तो हम अभी अभी पढ़ के हटे हैं, राइट। यही चीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा 60 डिग्री अगर प्रिज्म एंगल है और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2 है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए वैल्यू हमारी, तो I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो डेल्टा एम आ गया 2I माइनस A। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A की वैल्यू तो है हमारे पास, पर I की वैल्यू नहीं है। तो हमें इस I की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हम लोग अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या कह रहा है कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया है। अब आप देखोगे कि ये तो I के बराबर ही है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि जो √2 है दैट इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन A/2 क्या है 30। तो साइन I इज इक्वल्स टू √2 इंटू, so sin I is equals to 1 upon √2 45 डिग्री एंड I comes out to be 45 डिग्री। देखो समझ में आया कि नहीं। अब I की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, और हमें क्या चाहिए, I की वैल्यू ही चाहिए थी यहाँ पर पुट करने के लिए। तो 2 इंटू 45 माइनस 60, so we get 90 minus 60 which is equals to 30. So option A is the right one here. I hope this is clear to everyone. Very important concept, आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, या फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया, राइट, थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मिलते ही मिलते हैं। जो पेपर आता है वो काफी बैलेंस्ड आता है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये करके जाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, नो। आपको सारे की तैयारी करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर ली, आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी विद फैक्ट्स, ठीक है। कि जो हम चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके क्या कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन बहुत मैटर करते हैं, फिर उनको याद रखना भी बहुत मैटर करता है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक चार्ज देखो होता क्या है। स्पेसिफिक चार्ज इज द चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो उन्होंने किसके लिए पूछी है? उन्होंने पूछी है प्रोटॉन टू दी अल्फा पार्टिकल, राइट। प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल मतलब प्रोटॉन के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या है? 1/1, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पार्टिकल होता है, तो दैट मीन्स दैट इज 4p, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 चार्ज है, उसका मास कितना है? 4। तो ये बन गया अल्टीमेटली 4/2, so we get 2/1 which is 2:1. This is for proton, this is for alpha particle. Charge is 1, here charge is 2 positive, here mass is 1, here mass is 4 times proton, okay, 4 times the mass of proton, so that is why we wrote 4. So everything gets cancelled out and we get 2:1. Then which of the following particle is unstable? तो ये भी हम लोग डिस्कस करके हटे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दफा काफी सारे पेपर्स में देखा गया है। So it is going to be neutron, which is the most unstable particle. Then the process of the superimposing signal frequency on a carrier wave is. So ये जो पोर्शन है ये है कम्युनिकेशन चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है ना उसको हम हाई कैरियर वेव दे देते हैं, राइट। सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन हियर। सो द सुपर इम्पोजिंग ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन कैरियर वेव इज द मॉड्यूलेशन। सो आई होप आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं एंड यू ऑल लाइक द सेशन, राइट। So see you soon in the classroom. Thank you so much.